नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज संडे का दिन है। संडे के दिन हम हफ्ते भर की किसी एक बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस हफ्ते जो एलपीजी क्राइसिस है वो तो हम कल बात कर चुके हैं। उसके बाद भारत में क्या असर पड़ने वाला है ईरान वाले युद्ध को लेकर। आज हम बात करते हैं इस एक हफ्ते में जो संसद चली और जिस तरह से संसद में पहली बार मुझे ये देखने को मिल रहा है कि क्लियर हो गया, मैसेज क्लियर है कि सत्ता पक्ष ही संसद नहीं चलने देना चाहता। सवालों के जवाब देने की बजाय सत्ता पक्ष अगर राहुल गांधी के कंडक्ट पर डिस्कस करना चाहे, सत्ता पक्ष के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के बारे में ही बात करें। बात हिमालय की हो रही हो, बीच में राहुल गांधी लाओ। बात समुद्र की हो रही हो तो राहुल गांधी लाओ। ये हर चीज़ में राहुल गांधी के पजामा तक अगर डिस्कस किया जा रहा है, उस पर बात उठाई जा रही है, तो बेहद शर्म की बात है। देश के संसदीय प्रणाली को किस ओर ले जाया जा रहा है और ये राहुल गांधी को इतना डिस्कस क्यों करना चाहती है बीजेपी? क्यों राहुल गांधी पे ही फोकस है और क्यों प्रधानमंत्री के लिए विपक्ष को नारा लगाना पड़ रहा है कि मोदी जी सदन में आओ? क्यों प्रधानमंत्री संसद परिसर में तो आते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं आते? बहुत सारे सवाल हैं। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए एक ऐसे शख्स के पास जाना ज़रूरी है जो पिछले 20 साल से लगातार ये संसदीय कार्रवाई देख रहा है और संसद के बदलते स्वरूप को भी देख रहा है। मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र सिंह श्योराण की, जिनका अपना एक चैनल भी है, फोर्थ स्टेट के नाम से अपना चैनल चलाते हैं। सीधा उन्हीं से चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बीजेपी के इस राहुल फोबिया की वजह क्या है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। रविंद्र भाई, पार्लियामेंट को तो आप पी चुके हैं, इतने दिन सालों से कवर कर रहे हैं आप। इस हफ्ते में जो राजनीति दिखी पार्लियामेंट में, सवालों के जवाब से भागते हुए सरकार दिखी, लगातार घेरता हुआ ऑपोजिशन दिखा, सेंटर ऑफ पूरी डिस्कशन का इधर था जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ वो, और महंगाई, एलपीजी, ये सारे। और उधर से था सेंटर ऑफ डिस्कशन या सेंटर ऑफ अटैक राहुल गांधी। ये जो अभी राजनीति हो रही है खास करके सरकार की तरफ से, ये आपको कुछ समझ में आ रही? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएंगे, ये डिफेंसिव राजनीति बोलेंगे, इसको ऑफेंसिव बोलेंगे, या ऐसा लग रहा है कि कोई दशा दिशा है ही नहीं सरकार के पास डिफेंड करने की? जी नमस्कार प्रदीप भाई, और बहुत धन्यवाद आपने इनवाइट किया अपने इस बेहतरीन शानदार चैनल पे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। ये तो कई दिन से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, लेकिन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है पार्लियामेंट, पी तो हम क्या ही पाएंगे, लेकिन जितना भी जानते हैं आपके साथ जरूर साझा करेंगे। ये है कि प्रदीप भाई की 20 साल से लगातार मैं पार्लियामेंट कर रहा हूँ, और उसके पहले जब छात्र थे तो देखते तो थे ही घर पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो हो रही हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी देखा नहीं कि विपक्ष सत्ता पक्ष की तरफ से इतनी नकारात्मकता के साथ काम किया गया हो। ऐसा कभी देखने में नहीं आया। आमतौर पर सरकारें जो थी वो सवालों के जवाब दिया करती थी, जो सवाल कंसर्न थे जनता के, और विपक्ष का काम ये था कि भाई वो सरकार को बार बार घेरती थी। और ये देखिए, कहा भी जाता है हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप में कि सत्ता जो है ना वो सरकार के लिए है, वो सरकार की है, और सदन जो है वो विपक्ष का है। विपक्ष सवाल उठाएगी, विपक्ष घेरेगी, विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी से को मजबूर करेगी कि वो लोग स्टेटमेंट दें। और ये परंपरा हमारी 70 साल से चल रही थी जब तक कि ये हुकूमत नहीं आई। इस सरकार ने आने के बाद से वो परंपराएं बदल दी। अब इनसे कोई सवाल पूछ ही नहीं सकते आप। अब आपने इस पूरे बीते सप्ताह का जिक्र किया, तो इसकी मुख्य जो हाइलाइट्स हैं, एक तो सबसे पहले दो सुओ मोटो स्टेटमेंट्स आई, दो मिनिस्टर्स की। एक आई जयशंकर साहब की, एक आई अपना हरदीप पुरी की, दो आई। अब दोनों स्टेटमेंट्स जो आई, उन दोनों स्टेटमेंट्स पर कोई सवाल जवाब नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। जबकि परंपरा क्या है, लोकसभा में तो नहीं है, राज्यसभा में एक परंपरा है प्रदीप भाई की, जो भी स्टेटमेंट इस तरह की दी जाती है उस पर 7 क्लैरिफिकेशन लेने का अधिकार है सांसदों को। और क्योंकि विषय बहुत गंभीर होता है तो आमतौर पर रिक्वेस्ट के बाद लोकसभा में भी अध्यक्ष अलाउ कर देते हैं कि आप सवाल पूछ लीजिए, क्लैरिफिकेशन को चाहिए तो ले लीजिए। लेकिन जिस तरीके से वो आए, अच्छा और सुनिए,
दोनों का नाम, दोनों स्टेटमेंट देने वाले हैं, बिजनेस में लिस्टेड ही नहीं है। सवेरे आता है सप्लीमेंट्री लिस्ट, उसमें भी लिस्टेड नहीं है। दोनों की जब लिस्टेड नहीं है, आप आके स्टेटमेंट देके वहां से चले जाना चाहते हैं, कोई सवालों के जवाब देना नहीं चाहते, तो बताइए विपक्ष के लिए स्पेस कहां है? कोई स्पेस ही नहीं है। वही स्थिति हुई जब हरदीप पुरी ने अपना बयान दिया, वो लिखित बयान था, पढ़ के चले गए। अब उन दोनों बयानों का जब आप विश्लेषण करोगे तो पाओगे कि किसी सवाल का जवाब उसमें है ही नहीं, बहुत जेनरिक है। जो सामान्य बातें हम लोग सुनते हैं उतना ही जेनरिक है। ये तो वो स्टेटमेंट है जो आप किसी भी जगह पे दे दोगे, उसके लिए ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो बहुत ही सामान्य बातें। तीसरा जो महत्वपूर्ण इशू हुआ वो हुआ कि भाई लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक प्रस्ताव आया और उस पर चर्चा हुई। अब उसमें आप देखिए विपक्ष ने जिस तरीके से जो प्रश्न खड़े किए, जिन बातों को लेकर के सदन के भीतर यह प्रस्ताव लेके आया गया था, वही होता हुआ हमको दिखा जब नेता प्रतिपक्ष का 2-3 मिनट का इंटरवेंशन था। वो जब इंटरवीन कर रहे थे, वो तो अपना, उन्होंने तो कोई भाषण भी नहीं दिया। वो जब इंटरवीन कर रहे थे तो उनके इंटरवेंशन को भी बार बार डिस्टर्ब किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से और उनको नहीं बोलने दिया गया। जगदंबिका पाल बैठे हुए थे वहां पर, आसन पर आसंदी थे, उन्होंने उनको बार बार डिस्टर्ब किया। अब बताइए, जब जिस मुख्य मकसद के लिए ये पूरा बिल लेके या पूरा ये मोशन लेके आया गया था, उस मोशन पर जब वो अपनी बात रख रहे हैं तो उनको बात भी रखने नहीं दी जा रही है। तो ये जो संसद की जो नई परंपराएं हैं, ये परंपराएं पुराने संसद की परंपराओं से भिन्न है। पहले विपक्ष जरूर गतिरोध पैदा करता था, कई बार करता था, और उनके इश्यूज को हमको याद है, 2G वाला आपको भी बिल्कुल याद होगा, 2G का इशू था, पूरे पूरे सेशन वॉश आउट हो गए थे। बजट सत्र याद है मुझे, बजट सत्र वॉश आउट हो गया, विंटर सेशन वॉश आउट हो गया था कि भाई जेपीसी की डिमांड थी उनकी, जेपीसी अल्टीमेटली उनको मिली, जेपीसी हुई उस पर। लेकिन ऐसे कई बार इश्यूज आते थे कि सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध किसी मसले को लेकर होता था, लेकिन बातचीत का क्रम जारी रहता था। सीनियर होने के बावजूद भी हमने कितनी बार देखा कि प्रणब मुखर्जी या फिर उस वक्त जो कमलनाथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो लोग जाते थे, जेटली उस वक्त लीडर ऑफ द ओपोजिशन थे राज्यसभा में, और सुषमा स्वराज थी लोकसभा में, उन लोगों के ऑफिस में जाया करते, वहां पर बैठते थे, चर्चाएं होती थी। ये और ये सामान्य मीडिया की लाइमलाइट में भी होती थी ये चीजें, बैक चैनल टॉक्स की जरूरत नहीं थी, होती थी, वो उनके कमरे में चले जाया करते। अब तो इतना एक्रिमोनियस माहौल हो गया प्रदीप भाई, अब तो कोई दूसरे से बात तक नहीं करता, बात करना तो बहुत दूर है, एक दूसरे के साथ दिखना ही पसंद नहीं करते हैं। पहले तो ऐसा था ही नहीं। कभी हम लोग देखते थे कि प्रणब मुखर्जी के उनके रूम में ओपोजिशन लीडर्स चले जाते थे, कभी ओपोजिशन लीडर्स के रूम में नेता प्रतिपक्ष थे या जो नेता सदन थे वो चले जाया करते। लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा, अब एक एक्रिमोनियस माहौल हो गया है, एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाना, उसको बेइज्जत करना, अपमानित करना, इसी में लगे रहते हैं। तो हमने सदन के भीतर यही देखा इस बार। अभी जो फ्राइडे तक हाउस चलता है, आपको पता ही है, मंडे से शुरू होकर फ्राइडे तक जो हाउस चला, उसमें यही हुआ है। हाउस में ओपोजिशन बार बार कह रही है कि उन इश्यूज को डिस्कस करो, चर्चा करो जो जनता सड़क पर फेस कर रही है। एक दूसरा, इतना बड़ा ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, भारत का उसमें क्या दृष्टिकोण है, भारत का उस पर क्या कहना है, खामेनेई की मौत पर हम लोग खामोश क्यों हैं, और जो ये स्टेटमेंट दी जा रही है, इन स्टेटमेंट्स पर हम लोगों को राइट टू रिप्लाई है, राइट टू क्लैरिफिकेशन है, वो क्लैरिफिकेशन का अधिकार हमको दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सारे डिनाई कर दिए गए हैं और हाउस को इस तरीके से बंधक बना के किस्म से चलाया जा रहा है कि जैसे बीजेपी के पार्टी की बैठक है कि वो जिसको चाहेंगे उसको बोलने देंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको नहीं बोलने देंगे। ओम बिरला के खिलाफ ये प्रस्ताव आया, प्रस्ताव तो चले सबको पता था डिफीट होना है, सदन के में नंबर तो है नहीं, लेकिन उसके बाद जब वो आए, उनका व्यवहार वही है, ओपोजिशन को अभी भी स्पेस नहीं दे रहे हैं, अभी भी बोलने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं, अभी भी उनका जो तरीका है काम करने का सेम है, जिसमें कोई अंतर दिखता नहीं। तो ये चिंताजनक है डेमोक्रेटिक सेटअप में। आज अगर सड़क पर बाहर हम लोग देखते हैं लाइनें लगी हैं, कई जगह पर तेल की किल्लत की खबरें सुन रहे हैं, सच क्या है तो सरकार बताएगी, लेकिन खबरें तो मिल रही हैं, वीडियो विजुअल्स तो हम लोग देख रहे हैं कि लोग लाइन में लगे हुए हैं और सिलेंडर की लाइन अभी लंबी है। लेकिन सही स्थिति क्या है, क्या सरकार ने जानबूझकर रैशनिंग किया है, क्या सरकार के पास कोई प्लान है, हमारे पास कितना ऑयल है, हमारे पास कितने सिलेंडर्स गैस के हैं, कितने पीएनजी अवेलेबल है, लोगों को डरने की जरूरत है कि नहीं है,
भाई ये सारे सवाल तो सरकार ही एड्रेस कर सकती है ना। हमको मैसेज आता है बीपीसीएल से, हमको आता है मैसेज इंडियन गैस वालों से। अरे भाई हमने गैस वालों को थोड़ी वोट देके चुना है, हमने बीपीसीएल के एमडी को थोड़ी चुना है, हमने तो विधायक सांसदों को चुना है वोट डाल के। उनकी जिम्मेदारी हमारे को जवाब देना, बीपीसीएल वाला कौन होता है हमको जवाब देने वाला। लेकिन ये स्थिति हो गई है, ये बड़ी हास्यास्पद है और चिंताजनक भी है सर। संसद के भीतर संसद का सत्र चल रहा है सब। अच्छा और सुनिए, अभी एक आपका अगला सवाल है उसके पहले, प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है अंतरराष्ट्रीय जगत में बड़ी, लेकिन हमको पता ही नहीं बात क्या हुई। संसद का सत्र चल रहा है भाई साहब, अरे सत्र में तो आके सबसे पहले एड्रेस करना पड़ता है सत्र को, संसद में तो कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है सांसदों को। ऑल पार्टी वहां पर सारे सांसद हैं सारी पार्टीज के, उनके साथ बैठ के उनके सामने बताओ कि हमारी ये बात हुई है, ये हमारा स्टैंड है। लेकिन 9 तारीख से लेकर के जब हम लोग फ्राइडे तक ये हाउस चला है, 4-5 दिन के दौरान प्रधानमंत्री संसद में तो गए हैं लेकिन सदन में नहीं गए। अपना उनका चैम्बर है वहां बैठ के मॉनिटर करते रहते हैं, वही करते रहे हैं पहले भी। तो ये स्थिति है जी। वही मेरा अगला सवाल वही था कि प्रधानमंत्री का सदन में ना जाना, ये क्या कहानी बताता? एक तो दर्शकों के लिए हम लोग बता दें कि सदन और संसद इनका अंतर क्या है। संसद का जो पूरा परिसर है ना प्रदीप भाई, जैसे विधानसभा का परिसर है, उस परिसर के भीतर सारे मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उन मिनिस्टर्स के और प्रधानमंत्री के इनके दफ्तर होते हैं। तो जब वो लोग उसको जो लोकसभा का जहां पर सब लोग सांसद बैठते हैं उसको चैम्बर बोलते हैं। तो लोकसभा का जो जिसको हम सदन बोल रहे हैं वो चैम्बर है। उस चैम्बर में जब मंत्री या सांसद मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं है तो उनको सुविधा है कि वो अपना ऑफिस में जाके बैठ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगभग रोज संसद में आते हैं, रोज। जब दिल्ली में है तो वो संसद में आते हैं, लेकिन सदन में नहीं आते, चैम्बर में नहीं आते। वहां पर बैठ के लोगों से मुलाकात करते हैं, मीटिंग्स करते हैं और बड़े से मॉनिटर उनके कैमरे उनके सामने लगा है उसको देखते हैं। अब ये क्या है, ये सीधी सीधी हम लोग देख। अच्छा एक और बात, उनके कितनी हाजिरी है ये तो कभी जाहिर होता नहीं। नेता प्रतिपक्ष की हाजिरी तो मालूम पड़ जाती है कि कितनी बार आए कितनी बार एब्सेंट रहे, लेकिन उनकी तो पता लगती नहीं है। वो तो हम लोग ढूंढते रहते हैं, कभी नहीं पता लगता। उनको तो ऐसा सीक्रेसी के जाल में फंसाया हुआ है कि हम लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमारे प्रधानमंत्री ने कितने दिन अटेंड किया। फिर कल का जो दिन था, कल मतलब थर्सडे का जो दिन होता है प्रदीप भाई, वो थर्सडे का दिन होता है प्रधानमंत्री का राज्यसभा में। दिन का मतलब है कि जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना वो उनके डिपार्टमेंट से जुड़े होते हैं, जैसे पीएमओ, डीओपीटी या एनर्जी, आपका ये न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, ये सब डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री के पास है। तो मनमोहन सिंह, हमेशा तो नहीं लेकिन कभी कभी मनमोहन सिंह क्वेश्चन आवर में भी आते थे सवालों के जवाब देने। हमेशा तो नहीं आते थे, कभी कभी वो आते थे, मतलब साल में एक बार आ गई ऐसा। लेकिन यहां तो प्रधानमंत्री केवल तब आते हैं जब या तो उनको भाषण देना हो या कोई सेरेमोनियल कार्यक्रम हो, जैसे कि भाई सदन का आखिरी दिन है, वो एडजर्न करना है साइने डाई, या किसी नए सांसदों का फेयरवेल चल रहा है पुराने सांसदों का, या फिर नए स्पीकर आए हैं, नए चेयरमैन आए, कोई सेरेमोनियल इवेंट होता है, तब हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री वहां बैठते हैं या उनको खुद को भाषण देना होता है। अदरवाइज तो पीएम केवल अपने कमरे में जो उनका दफ्तर है वहां बैठे रहते हैं, वहां से सारी स्थिति को देखते रहते हैं और चेंबर में नहीं आते, सदन में नहीं आते। तो ये इस पर लगातार आरोप लगते रहे कि भाई वो डीमीन कर रहे हैं, हाउस जो है उसको डीमीन कर रहे हैं, ये उसका अपमान है। तो हाउस में आना तो चाहिए, देखिए परंपरागत तौर पर ये हम लोगों ने देखा है हाउस आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हाउस में आएंगे तो सर कोई सवाल भी पूछ लेगा आपसे, सवालों के जवाब तो आप वैसे देते नहीं हैं, लेकिन सवाल पूछ लेगा तो हो सकता है आपको लगे कि भाई मेरा तो कद इतना बड़ा है कि मेरे से सवाल कौन पूछे। तो इस वजह से वो हाउस में नहीं आते हैं, किसी सवाल के जवाब देने से हमेशा बचते हुए देखे जाते हैं। जब उनको भाषण देना होगा उसके अलावा वो आते नहीं है, और जब आते हैं प्रदीप भाई, आते हैं तो उनकी तो एंट्री इस तरीके से सांसद जो बीजेपी के वो ऐसे कराते हैं जैसे कि जिले इलाही आ रहे, और उनका टेलीकास्ट किया जाता है एंट्री का, जो कि संसदीय नियम, संसद की परंपराओं के खिलाफ है। क्योंकि संसद के भीतर लोकसभा हो या राज्यसभा हो,
प्रदीप भाई वही चीज टेलीकास्ट हो सकती है जो रिकॉर्ड का हिस्सा हो। जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है वो टेलीकास्ट नहीं होगी। मतलब यह है कि जब प्रधानमंत्री वहां पर आते हैं तो प्रधानमंत्री का आना वो तो रिकॉर्ड में नहीं है, वो क्यों दिखाया जाता है? एक दूसरा, जब स्पीकर ने हाउस को एडजर्न कर दिया उसके 1 सेकंड तक भी, उसके बाद 1 सेकंड तक भी आप हाउस की प्रोसीडिंग्स नहीं दिखा सकते क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं जाता है। लेकिन वो सब नियमों की भी धज्जियां उड़ती दिखती हैं हमको। अगर कभी प्रधानमंत्री आए तो वो पूरा चल के जो आते हैं वो दिखाया जाता है कि पीएम हाउस में आए और सब लोग उनको ताली बजा बजा के या मेज थपथपा के उनका स्वागत करते हैं और फिर वो बैठते हैं। हाउस अगर एडजर्न होके स्पीकर चले गए तो भी प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं हाउस के। हम देखते हैं कि पीएम खड़े हैं वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं। ये सब जो नियम है, जो 70 बरस से हम लोग जिन नियमों को फॉलो करते रहे थे, उनका धज्जियां उड़ती हुई देखे जा रही है। लेकिन भाई चल रहा है, कोई कहने वाला तो है नहीं। रविंद्र भाई, सेशन का नाम है बजट सेशन, उसका दूसरा भाग है। बजट का तो खैर कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा। फिर बजट सत्र के में डिस्कस हुए एप्स्टीन फाइल से लेके बाकी सारे एलपीजी तक सब मुद्दे, लेकिन सवालों के जवाब देने की बजाय सरकार की तरफ से या सत्ता की तरफ से जितने भी हैं, सबको एक ही चीज याद आती है, राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। बच जाए कुछ टाइम तो नेहरू। राहुल गांधी कौन सा पजामा कौन सी पैंट पहनते, राहुल गांधी ने क्यों चाय पी बाहर बैठ के, ये सब सदन में जो है वो उठाए जाते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से बातें। ये मुझे जब दूर से देख रहा है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट नहीं कवर कर रहा, मैं दूर से देख रहा हूं, मुझे वो लगता है जब आदमी खोखला होता है, जब आदमी के पास कोई जवाब नहीं होते और अंदर एक डर रहता है, वो आदमी जो है वो इस तरह की हरकतें करता है कि उल जलूल बातें करता है। दूर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सरकार, आपने बताया 2 मंत्रियों ने बयान दिए, ना कोई सवाल ना जवाब। जो बाकी लोग बोल रहे हैं वो चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे निशिकांत दुबे हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, कोई ले लीजिए, इवन शिवराज सिंह चौहान भी, वो एक खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे टाइप वाली फीलिंग आई हमें। तो क्या आपको भी सदन के अंदर, आप लोग देखते हो प्रोसीडिंग सारी, आपको भी वही फीलिंग आई? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं प्रदीप जी। सदन के भीतर सदन सदन को चलाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? देखिए, सदन में सबसे बड़े स्पीकर हैं। एक ही कुर्सी लगती है स्पीकर की, बाकी तो सीट्स हैं। एक कुर्सी लगती है स्पीकर की। फिर नंबर 2 पर नेता सदन। अब नेता सदन जो है नरेंद्र मोदी, वो तो राहुल गांधी के भी नेता सदन है, उनके लिए कोई अलग नेता सदन तो है नहीं। और तीसरा नंबर है नेता प्रतिपक्ष का। इन तीनों की जिम्मेदारी है, इन तीनों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कि भाई सदन को ठीक ढंग से चलाने की जिम्मेदारी अल्टीमेट लाई करती है सरकार पर। सरकार का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स पर। तो जो मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स के हैं किरण रिजिजू, वो खुद ही व्यवधान करते हुए दिखते हैं। जब लीडर ऑफ अपोजिशन भाषण देते हैं तो बार बार उनको कौन डिस्टर्ब करता है? सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कौन करता है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। उसके अलावा तो आप देखेंगे दूसरे लोग भी करते हैं, बार बार खड़े होते हैं। मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी को 1 मिनट, पूरा 1 मिनट बगैर व्यवधान के कभी बोलने दिया गया। हर सेंटेंस पर उनको टोकना, हर बात पर उनको टोकना, यह स्थिति हो गई है। क्यों सर? क्योंकि प्रदीप भाई, राहुल गांधी के पास केवल इस देश में एक ही स्टेज बच गया जहां पर उनका अनएडिटेड वर्जन हर चैनल चलाने के लिए मजबूर है। जब राहुल गांधी, जब सदन चलता है, देखिए सदन की एक तो समय सीमा घटती चली जा रही है। एक पहला जो सेशन चला था, पहला सत्र तो 1952-54 में तो 155 दिन तक भी चले हमारे सेशन ना, एक साल में 365 में से 155 दिन तक का भी हमारा रिकॉर्ड। अब तो घट घट करके हम लोग 62 आ गए। पिछले जो था वो 62, एक साल में 62 दिन चलता है, वो घट रहा है लगातार, क्योंकि सरकार सदन नहीं चलाना चाहती ना, सरकार को फायदा है उसमें। खैर, लेकिन जितने दिन सदन चलता है तो आप देखते होंगे हर अखबार में, टेलीविजन पर जो फ्रंट लाइन है, फ्रंट हेडलाइन है फ्रंट पेज की, वो किसकी है? राहुल गांधी। या तो और राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हुए। राहुल गांधी को आप इसी सत्र के पिछले हिस्से में जब हम लोग देखेंगे तो जनरल नरवणे की किताब हो, चाइना का मामला हो, जितने भी सारे मामले थे, पूरा ओवर पावर किया राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री दूर दूर तक नहीं दिखते हैं। वही स्थिति इस बार है।
जब राहुल गांधी हाउस में होते हैं तो ऑल आइज ऑन हिम, और सरकार को यही दिक्कत दे रही है कि सरकार के सामने प्रधानमंत्री या अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, उनके सामने 20 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति बेखौफ होकर आंखों में आंखें डालकर उनकी तरफ उंगली करके जो सवाल पूछ रहा है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं हो रहा ना सरकार से कि भाई इतना बेखौफी से अगर आप हमसे सवाल पूछोगे सदन के भीतर, तो हमारा तो जो ऑरा हमने क्रिएट किया है वो ऑरा सारा धूमिल हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और यही एक जगह ऐसी है जहां पर पीएम और नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल आमने सामने होते हैं, डिबेट की मुद्रा में होते हैं, भाषण देने की मुद्रा में। बाकी तो ऐसे कोई सार्वजनिक मंचों पर तो हम लोग पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं, वो लोग आपस में बात ही नहीं करते। बात नहीं करते का मतलब है कि ग्रीटिंग्स भी एक्सचेंज नहीं होती, हाय हेलो तक की भी बातचीत नहीं होती। ऐसे कुछ जो सार्वजनिक मंच पर हम लोग कार्यक्रम देखते हैं, जैसे 13 दिसंबर का प्रोग्राम होता है जिसमें जो पार्लियामेंट के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, उसमें पीएम आते हैं, उनके पीछे पीछे नेता प्रतिपक्ष, लेकिन कोई प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज उनमें होती नहीं है। ऐसे जो अपना अंबेडकर साहब का जन्मदिन है वो संसद के भीतर मनाया जाता है, उस दिन भी नहीं होता। ऐसे कुछ एक जो इवेंट्स हैं जो सार्वजनिक साल भर में हम लोग देखते हैं, जिनमें दोनों को रहना पड़ता है, लेकिन उनमें कोई सामान्य कटसी भी एक्सचेंज नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये एक, लेकिन सदन के भीतर एक ऐसी स्थिति है। हाँ, और मीटिंग होती है इनकी जब इनको डायरेक्टर सीबीआई चुनना होता है या सीवीसी को चुनना होता है, वो बंद कमरे में होती है, तो उसकी रिपोर्टिंग तो हमारे पास सूत्रों से ही आती है, डायरेक्टली तो हम लोग देख नहीं पाते, वहां लोग तीनों एक कुर्सी पे बैठते हैं। लेकिन ये एक ऐसी सार्वजनिक जगह है जहां पर पीएम और राहुल गांधी आमने सामने होते हैं, और राहुल गांधी हर बार उनको ओवर पावर करते दिखते हैं, हर बार पूरे सेशन को वो डोमिनेट करते दिखते हैं। तो इसलिए सरकार हमेशा चाहती है कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी आमने सामने ना आए। जैसे एक दौर हम लोग देखते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम के उम्मीदवार बने थे, तब कोशिश करते थे कांग्रेस के नेता कि उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, ना लेके आया जाए, क्योंकि मोदी ओवर पावर करते थे। अब स्थितियां बदल गई हैं, अब ये चाहते हैं कि पीएम और राहुल गांधी आमने सामने ना आए। अगर ये आमने सामने आएंगे तो फिर कौन ओवर पावर करता है वो दिखता ही है, और वो भी सदन के भीतर अगर ये आ गए, जहां पर केवल 20 मीटर की दूरी एक दूसरे के बीच में है, और राहुल गांधी जिस एग्रेशन के साथ भाषण देते हैं वो सुर्खियां बटोरता है, और पूरे देश में मिलियंस ऑफ उसके व्यूज जाते हैं, जो कि पीएम के इमेज को सूट नहीं करता। और देखिए सर, सरकार तो चाहे कोई भी हो, प्रदीप भाई, चाहे प्रदेश की सरकार हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, लेकिन एक समय के बाद उनके पास भी सवालों के जवाब होते नहीं है। जनता की दुश्वारियां तो दूर हुई नहीं ना सर। आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनके पास जवाब है क्या सारी बातों के? जो वादा करके आए थे वो तो पूरे नहीं कर पाए। ना कांग्रेस पार्टी कर पाई है तेलंगाना में, ना कर्नाटक में कर पाई है, ना हिमाचल आपके बगल में कर पाई क्या? नहीं कर पाई। सवालों के जवाब पॉलिटिकल पार्टी जो सरकार सत्ता में होती है उनके पास नहीं होता है, लेकिन एक तरीका है कम से कम सामान्य व्यवहार का कि आपके पास जिन सवालों के जवाब हैं दे दो, नहीं है उन बातों पर हम लोग सुधारेंगे, या जो भी तरीका होता है वो कर दे, जो कि हम लोग पिछले 70 साल से देखते आए हैं। लेकिन यहां पर इमेज ऐसी लार्जर देन लाइफ बनाने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री के सामने तो भैया कोई सर उठा के बात कर लेगा तो उनकी शान में गुस्ताखी होगी, और राहुल गांधी ये बात समझ रहे हैं कि इतना फ्रेजाइल जो इनकी इमेज को बनाया गया है उसको तोड़ना बड़ा आसान है, कि जैसे ही हाउस में आमने सामने होंगे वो उसको तोड़ देंगे। और इसीलिए पीएम लगातार, या पीएम के साथ साथ जो बड़े लीडर हैं पार्टी के, वो कहीं ना कहीं हाउस में बचते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी ज्यादा एग्रेशन के साथ और ज्यादा डोमिनेशन के साथ हाउस में दिखते हैं, और उसका रास्ता भी यही ढूंढा है कि भाई जितनी दूर प्रधानमंत्री रह सकते हैं रहें। व्यवधान तो लेकिन ओपोजिशन पार्टी से ज्यादा सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो उत्पन्न करती है। अब कल भी हमने देखा, कल की बात मतलब वीरवार को हमने देखा, फिर से निशिकांत दुबे को मौका दिया बोलने के लिए, और उसने क्या बोला? लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा, लीडर ऑफ अपोजिशन को लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बोला। वो तो एक्सपंज नहीं हुआ, वो तो एक्सपंज नहीं किया ना। तो ये इससे पता लगता है ना कि हाउस किस तरीके से चलाया जा रहा है, और जिनकी जिम्मेदारी पक्षपात नहीं होने की है वो कितने पक्षपाती हैं। निष्पक्ष व्यक्ति की जो जिम्मेदारी है वो नहीं पूरी कर रहे हैं, और पक्षपाती रवैया अख्तियार कर रहे हैं। लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा आप बोलोगे किसी को और वो एक्सपंज भी नहीं होगा, वो एक बार हाउस में बोल दिया, लेकिन शाम को जो डिटेल्स हमारे पास आती है कि कौन कौन से शब्दों को आपने एक्सपंज किया, उसमें वो नहीं है। उसमें एक शब्द तो है, अमित शाह ने जो बोला था वो तो एक्सपंज किया,
लेकिन इनका तो नहीं किया। तो ये पक्षपाती रवैया है ना। जी जी। ये बड़ा अजीब सी स्थिति है कि प्रधानमंत्री को अगर भगोड़ा प्रधानमंत्री कहे तो वो एक्सपंज हो जाता है, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कहा जाए तो वो रिकॉर्ड में रहता है। ये स्थिति जो है ना, देश को कोई अच्छी तरफ तो लेके नहीं जा रही। आज संसदीय परंपरा को कोई और मजबूत तो करना ही थी, संसदीय परंपरा कमजोर हो रही है। लेकिन जैसा आपने कहा कि पार्लियामेंट इतना वास्ट मुद्दा है कि एक प्रोग्राम में तो इसको नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन समय की पाबंदी आपके पास भी है, समय की पाबंदी हमारे पास भी है। फिलहाल इस एक हफ्ते को जिस तरह से आपने उसका निष्कर्ष जिसको कहते हैं ना, वो सार जिसको कहते हैं जो निकाला ना, वो बड़ा शानदार सार निकाला आपने। खैर, एक वर्ड मुझे ये याद रहेगा कि राहुल की डोमिनेंस से डरते हैं मोदी। ये हमारा थंबनेल भी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया क्या ख्याल रविंद्र भाई, आपने वक्त निकाला, आपने इस एक हफ्ते को पूरा विश्लेषण किया इसका, इसके लिए आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। और जब जब राजनीति समझने की जरूरत पड़ेगी मुझे, एक ही नाम याद आएगा, रविंद्र सिंह शिवरान। अरे बहुत बहुत प्रदीप शुक्रिया। भाई, हम तो आपको देख के राजनीति सीखते रहे हैं। अरे नहीं आपका नहीं इतना लंबा चौड़ा अनुभव है पॉलिटिक्स का। नहीं नहीं लेकिन नहीं, एक लेकिन बात, अब आपके अगर आप समय दें तो एक आपकी दर्शकों पारी। को एक संदर्भ जी जी साझा करना चाहूंगा। जी। एक बार क्या, एक बार 1961 की बात है। आचार्य कृपलानी, जो कि नेहरू के बड़े भारी विरोधी थे और विपक्ष में थे, तो उनके बारे में आर जी कंजारिया, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, ब्लिट्स मैगजीन आती थी, उसके जर्नलिस्ट थे और नेहरू के बड़े करीबी थे। तो कंजारिया ने आचार्य कृपलानी के बारे में लिख दिया, आचार्य कृप लूनी, जान के, लूनी मतलब थोड़ा दिमाग से, तो लूनी लिख दिया। और वो नेहरू के बड़ा करीबी था, जर्नलिस्ट जो थे, एडिटर थे। अब नेहरू ने जब वो पढ़ा तो नेहरू को बड़ा गलत लगा कि यार, एक इतने बड़े सांसद के बारे में, चाहे मेरा विरोधी है, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई लिखने की। उनको सदन में बुलाया गया भाई साहब, आरजे कंजारिया को सदन में बुलाया गया और उनको सदन में बुला के खरी खोटी सुनाई गई। उनका जो पार्लियामेंट का पास था वो कैंसिल किया गया। बोला हम लोगों के बीच में कितना ही विरोध हो, लेकिन सदन की और किसी नेता विपक्ष के जो लीडर्स हैं उनकी एक मर्यादा है, उस मर्यादा को तो कोई क्रॉस नहीं कर सकता ना। कि नेहरू को खुश करने के लिए आप नेहरू के विरोधियों को अगर गलत नामों से पुकारोगे तो उससे तो सदन की मर्यादा खराब होती है ना। नेहरू का कद बड़ा थोड़ी होगा, सदन की मर्यादा खराब। आज देखिए उसके बगैर आज की हालत क्या है, आज क्या क्या है क्या बात प्रोपेगेंडा। क्या क्या बात है। ये इसी तरह की शानदार चीजें तो हैं आपके पास, जिसके लिए मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट को समझने के लिए, क्योंकि आप हमसे उम्र में छोटे हैं, नई जनरेशन के हैं, आपका नजरिया शायद हो सकता है हमसे पहले की जनरेशन जो है जो पार्लियामेंट कवर करते थे उनसे अलग है। आप फ्रेशनेस लेके आते, इसलिए मैंने कहा कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग जो आज के जमाने की है, इसको समझने के लिए मेरे नजर में आपसे बेहतर कोई नहीं मिलता, इसलिए आपके पास आते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।